हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको प्रकाश का प्रवर्तन का अगले वीडियो लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो आपको हम बताया था कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन वो होता है जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है, जब किसी चमकीले सतह पे प्रकाश की किरण पड़ती है और पढ़ने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस जाना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश की किरण किसी प्रवर्तक सतह, प्रवर्तन माध्यम या चिकना सतह पे पड़ती है, उसके बाद पढ़ने के बाद अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका चमकीला सतह, ये आपका एक चमकीला सतह हो गया। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, एक प्रकाश की किरण लौट रही है। ये आने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? आपतित किरण। और लौटने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। क्या हम लोग बोलते हैं? परावर्तित किरण। यहाँ पे एक बिंदु, जिस बिंदु पर आती है और लौटती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपतन बिंदु से ही एक लंब खींचते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। हम आपको पिछला क्लास का रिवाइज करवा रहे हैं। आपतित किरण और अभिलंब का बीच का बना कोण को क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको हम आई से सूचित करते हैं। क्या जैसे? आई से सूचित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण का क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे हम क्या चीज सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। आपका प्रकाश का प्रवर्तन यही है कि किसी चमकीला सतह पे प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद उस सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस चला जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम था। प्रकाश का प्रवर्तन का कितना नियम है? दो नियम। पहला नियम और दूसरा नियम का हम सब बता दिए थे। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा था क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये पिछला क्लास का रिवीजन करवा दिए हैं। अब आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु या वस्तु से, कोई भी बिंदु हो वस्तु हो, उससे कोई प्रकाश आ रही है। ठीक है, मान चलिए कोई भी वस्तु, जैसे हम लोग भी हमको कोई भी वस्तु क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि हम लोग कोई प्रकाश को क्या करते हैं? प्रवर्तित करते हैं, तभी हम लोग को कोई वस्तु दिखाई देता है। जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु से प्रकाश का परिवर्तित होता है, इसके चलते वो वस्तु हमको दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब का मतलब यही है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु या वस्तु से, कोई भी एक बिंदु वस्तु है, वहां से आ रही प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतिबिंबित होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। किसी प्रकाशीय स्रोत कहे तो कोई वस्तु
कोई जैसे मोमबत्ती, टॉर्च, कुछ भी हो जाएगा। किसी प्रकाशीय स्रोत से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉर्च, सूरज से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से प्रवर्तन, या यहाँ पे अपवर्तन भी कर लीजिए, प्रवर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन, प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो किसी बिंदु से आ रही प्रकाश किरण प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, एक होती है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होती है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होती है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक क्या होती है? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दोनों एक ही है। और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं उसको। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी प्रकाशीय स्रोत से या जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन, यहाँ पे परावर्तन अपवर्तन दोनों होगा। यहाँ पे हम सिर्फ परावर्तन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन भी कर लीजिएगा, यहाँ पर अपवर्तन भी कर लीजिएगा। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए, मान के चलिए एक वस्तु है, एक हम दर्पण बनाते हैं, यहाँ पे एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं। ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। इसको हम एमेन नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक वस्तु लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक वस्तु लिया, इसका नाम दिया ए और बी। ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष यहाँ पे आपका हो जाएगा सी और यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ। ये आपको प्रतिबिंब पढ़ने के लिए आगे, मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब पढ़ना है, उसमें हम पूरा अच्छे से बताएंगे। अभी थोड़ा सा सिर्फ दिखा देते हैं। यहाँ से ये कोई स्रोत है, वस्तु है, कुछ भी है, यहाँ से एक प्रकाश किरण दर्पण से टकरा रही है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकरा रही है। जब ये प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद ये फोकस से परिवर्तित हो जाती है। फोकस से क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। ये टकराने के बाद फोकस से परिवर्तित होती है, ठीक है। और एक और प्रकाश किरण है, जो सी से जाती है। सी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। सी से जा रही है, ठीक है, सी से जा रही है। और सी से जाने के बाद ये भी दर्पण से टकराती है, ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है। मान चलिए दर्पण यहाँ तक रहता, दर्पण थोड़ा छोटा बन गया है, दर्पण आगे तक रहता, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये भी प्रकाश किरण दर्पण से टकरा रही है। टकराने के बाद पुनः अपने ही ओर लौट जाती है, ये पुनः अपने लौट जाती है। और जिस बिंदु पर एक कटती है वही इसका प्रतिबिंब बनता है। जिस बिंदु पर कटती है यही इसका प्रतिबिंब बनता है। इसका नाम हम देते हैं ए डैश बी डैश, क्योंकि आपको परिभाषा में ही दिया गया है, जब प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है। देखिए यहाँ से एक परिवर्तन ये भी हो रहा है, यहाँ से एक परिवर्तन हो रहा है, और जिस बिंदु पर यहाँ पे मिल रही है एक परिवर्तन आपको यहाँ से हो रहा है, ऐसे आपका परिवर्तन हो गया, एक यहाँ से परिवर्तन हो जा रहा है,
परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिल रही है, यहाँ पे आपका मिल रहा है, जिस बिंदु पे मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आइए उसको देखते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। जब किसी प्रकाशीय स्रोत से या जब किसी वस्तु से, जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, वहां पे मिल रही थी, यहाँ पे मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वहां था, अगर कटान बिंदु से बनेगा तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब या क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको देखिए, इसमें भी वही होगा। मान के चलिए एक हम दर्पण लेते हैं, वहां पे हम लिए थे अवतल दर्पण, यहाँ पर हम ले रहे हैं समतल दर्पण। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम समतल दर्पण ले रहे हैं। ये समतल दर्पण ले लिए हैं, इसका नाम एमएन दे दिए हैं, समतल दर्पण का नाम है, ठीक है, समतल दर्पण है, इसका नाम एमएन दे दिए हैं। एक हम वस्तु लेते हैं, मान के चलिए यहाँ से हम एक वस्तु लिए, ठीक है, इसका नाम दे दिए एबी क्या दे दिए, वस्तु लिए। ये यहाँ से प्रकाश चलती है जो दर्पण से टकराती है, यहाँ से प्रकाश चल रही है जो क्या दर्पण से टकरा रही है। दर्पण से टकराने के बाद वहां क्या सतह दर्पण था, यहाँ देखिए, यहाँ था आपका अवतल दर्पण, जो क्या हुआ था, हल्का कर्व है, जो इधर से इधर की ओर मोड़ रही है प्रकाश, देखिए इधर की ओर मोड़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में जब प्रकाश टकराती है तो अपने ही दिशा में वापस लौटती है। यहाँ से क्या होती है, अपने ही दिशा में वापस लौटती है, यानी कि यहाँ से टकराने के बाद अपने ही दिशा में क्या हो रही है, वापस लौट रही है, अपने ही दिशा में वापस लौट रही है। उसके बाद एक और प्रकाश की किरण आ रही है। देखिए, एक और हम प्रकाश की किरण लेते हैं, एक और प्रकाश की किरण यहाँ से लेते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण एक और लिए, और ये यहाँ से टकराकर वापस लौट रही है। एक और प्रकाश की किरण यहाँ से ले रहे हैं जो वापस टकराकर लौट रही है। इसमें तो देखिए कहीं पे कट नहीं रही है, लेकिन इस दोनों को हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, हल्का हल्का, इसको हल्का पीछे बढ़ाइए और इसको भी हल्का हल्का पीछे बढ़ाइए। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, खुद ब खुद यहाँ पे कट गई, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वही इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। यानी कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। इसका नाम ए डैश बी डैश दे दिए। वहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा बना था क्योंकि नीचे की ओर कट रही थी, और यहाँ पे नीचे की ओर कट रही थी, और यहाँ कहाँ कटी, ऊपर की ओर कट रही है, तो यहाँ सीधा प्रतिबिंब बन रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि कटती हुई प्रतीत हुई है और वहाँ खुद ब खुद कटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ देखेंगे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, आइए देखते हैं हम। वास्तविक प्रतिबिंब, प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, क्योंकि हम लोग देखे थे यहाँ वास्तविक में, देखिए कटान के बाद क्या हो रही है, वास्तव में एक बिंदु पर आकर क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है। लेकिन आभासी में क्या हो रही है, प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिलती हुई क्या हुई है, प्रतीत हुई है इस बिंदु पे। आइए सेकंड देखते हैं। इन्हें सदा उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये सदा उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। जहां पे आपका काल्पनिक प्रतिबिंब कहेगा वहां पे सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जहां पे आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा वहां पे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो आप एक एग्जाम्पल हम देते हैं, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक दोनों को आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा कि आभासी को ही काल्पनिक कहेंगे और वास्तविक अलग है। वास्तविक मतलब जो रियल में होता है उसे हम वास्तविक कहते हैं। आभासी या काल्पनिक जिसको हम कल्पना करते हैं
किसी चीज़ को हम कल्पना करते हैं वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जैसे हम कल्पना करते हैं, आप लोग अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में आप कल्पना करते होंगे कि मेरा नंबर 95% आ जाए, मेरा नंबर 95% आ जाए। ये आप क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो कल्पना कैसा कर रहे हैं? अपना नाम सीधा कल्पना कर रहे हैं कि मेरा नंबर 95% आ जाए। कुछ भी कल्पना, आप ये तो कल्पना नहीं कीजिएगा कि मैं हम फेल हो जाए या कुछ हो जाए, ये कल्पना आप कभी नहीं करिएगा। लेकिन एक कल्पना करिएगा कि मेरा नंबर 95% हो जाए। तो ये कैसा है? ये आप सीधा कल्पना कर रहे हैं। कैसा कल्पना कर रहे हैं? सीधा कल्पना कर रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ कल्पना की बात आएगी वहाँ हमेशा क्या हो जाएगी? सीधा। जहाँ कल्पना की बात आएगी वहाँ क्या होएगी? सीधा। लेकिन वास्तविक में क्या होता है? किन्हीं का 75%, किन्हीं का 80%, ऐसा आता है। सोचे आप कल्पना किए 95% का, लेकिन यहाँ आ रही है कितना? 75%। तो क्या होगी? ये आपका रियल है। रियल मतलब रियल में आ रही है आपको इतना, लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं 95% का। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे आप कल्पना कीजिएगा वो हमेशा सीधा होगा, और लेकिन रियल जहाँ भी होगा वहाँ हमेशा उल्टा होगा। अब देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को यहाँ पर देखिए गलती लिख दिया है। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखा है इन्हें पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन ये गलती लिखा हुआ है, इसको मिटा दीजिए। इसको क्या करिए, देखिए जहां पर आपका मिल जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम नहीं उतारेंगे। जहां आपका वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा वहां हम पर्दा पर उतारेंगे, जहां काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा वहां पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। जहां आपका वास्तविक प्रतिबिंब आएगा उसे हम पर्दा पर उतारेंगे, लेकिन जहां पे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब आएगा उसे हम पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा एक बिंदु को कटने से बनता है, दो लाइन से कटने से बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब हमेशा प्रतीत होता है तभी बनता है। एक चीज और थोड़ा सा प्रतिबिंब देख लीजिए कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरण की जरूरी है। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ऊपर में ही थोड़ा छूट गया था, ये नोट कर लीजिए। प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए न्यूनतम 2 परावर्तित किरण चाहिए। 2 परावर्तित किरण चाहिए तभी प्रतिबिंब बनेगा। मतलब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरण जरूरी है, तभी प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब देखिए कि यहाँ तक पढ़ लिए थे। उसके बाद ये दर्पण के आगे या सामने बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है हमेशा दर्पण के सामने या आगे बनता है। जब भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा वो आपका दर्पण के सामने बनेगा। जब भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा वो दर्पण के सामने या आगे बनेगा। और ये जब भी बनेगा जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है वो दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। यहाँ पे देखिए ऊपर हम बनाए थे, देखिए ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, ये दर्पण क्या हो रहा है? सामने यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ये दर्पण आपका है, यहाँ पे आपका सामने बन रहा है। लेकिन यही देखिए जा आभासी प्रतिबिंब, यही देखिए आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रही है। ये कहाँ बन रही है? दर्पण के पीछे बन रही है। ठीक है। अब एक आपका आता है विपरिवर्तन और एक पार्श्व परिवर्तन। एक क्या है? विपरिवर्तन, एक पार्श्व परिवर्तन। विपरिवर्तन किसे कहते हैं और पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, इसको बस समझ लीजिए, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विपरिवर्तन का मतलब होता है आप दर्पण को ऐसे रखिए। विपरिवर्तन का मतलब दर्पण को आप क्षैतिज रूप से रखिए। ये दर्पण आप क्षैतिज रूप से रखिए, कोई भी दर्पण को आप क्षैतिज रूप से रखिए।
क्षैतिज रूप से रख रखिए। उसमें जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, मान लिया है कोई हम वस्तु रखते हैं, मान लिया यहाँ पे हम कोई एक वस्तु रखते हैं, तो अगर किसी दर्पण को हम क्षैतिज रूप से रखते हैं और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम विपरिवर्तन कहते हैं। और अगर कोई दर्पण हॉरिजॉन्टल यानी कि खड़ा रखते हैं और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर पानी में जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कौन सा कहेंगे, विपरिवर्तन, यानी कि जो पानी में प्रतिबिंब बनता है उसे हम विपरिवर्तन कहेंगे। और जो हम लोग घर में जो दर्पण रखे हुए हैं यानी कि मिरर रखे हुए हैं उसमें पार्श्व विपरिवर्तन बनता है। जैसे देखिए ये आपका क्या है, यह विपरिवर्तन है क्योंकि पानी में बन रही है। यहाँ पार्श्व परिवर्तन को देखिए क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब में बायां भाग दायां भाग प्रतीत होता है और दायां भाग बायां भाग प्रतीत होता है। उस आकृति पलटने की पार्श्व को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग घर में देखते हैं तो हम घर में अपना जो मिरर देखते हैं उसमें दाहिना हाथ हमको बायां दिखाई देता है और बायां हाथ हमको दाहिना हाथ दिखाई देता है, उसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और विपरिवर्तन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पानी में प्रतिबिंब बनना वो क्या हो जाएगा, विपरिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अगर हम दर्पण को भी अगर हम क्षैतिज रूप से रखते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विपरिवर्तन कहेंगे। यहाँ देखिए आपका एक मिरर लगा हुआ है, मिरर में आपका बी यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका बी सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका बी कैसा दिख रहा है, उल्टा बी दिख रहा है। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, किसी चीज को प्रतिबिंब उतारने के लिए जो यूज किया जाता है उसी को हम दर्पण कहते हैं। किसी चीज का ही प्रतिबिंब, जैसे हम घर में अपना चेहरा किसी चीज में देखते हैं, जैसे हम आप लोग घर में मिरर में देखते हैं तो भी क्या है, एक दर्पण है। तो हम कह सकते हैं कोई भी एक शीशा ले लीजिए, कोई भी एक शीशा लीजिए, प्लेन शीशा, अगर उसको पीछे हम कलर कर देते हैं, उसको पीछे हम चांदी या जिंक का कलर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। तो देखिए दर्पण का परिभाषा क्या लिखा हुआ है, वह चिकना एवं पुलिसदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परिवर्तित हो जाता है उसे हम दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब है कि मान के चलिए इसमें प्रकाश हम देते हैं, इसमें हम क्या होते हैं, प्रकाश किरण देते हैं, ये भी परिवर्तित हो जाता है, ये भी क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अपना चेहरा देखते हैं वो भी परिवर्तित होता है, तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। यहाँ देखिए एक आदमी अपना चेहरा दर्पण में देख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आदमी अपने चेहरा में दर्पण देख रहा है, जैसे हम घर पर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण, जो दर्पण हम लोग घर में यूज करते हैं वही समतल दर्पण होता है। ठीक है, कोई भी दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं, मेनली रूप से जनरली रूप से जो हम घर में यूज करते हैं वो हम समतल दर्पण यूज करते हैं। किसी समतल कांच का प्लेट को, मान लीजिए कोई भी कांच का प्लेट हम लेते हैं, कोई भी एक कांच का प्लेट लिए, ठीक है, एक कोई कांच का प्लेट है, इसके पीछे हम क्या कर रहे हैं, कलर कर दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक समतल दर्पण हो जाएगा। किसी समतल कांच का प्लेट को एक सिरे पर चांदी या जस्ते, मतलब कि किसी चीज का पॉलिश कर दीजिएगा, चांदी या जस्ते को पॉलिश कर दे, पॉलिश करने के बाद जो निर्माण होता है, निर्मित होता है, उस युक्ति को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। किसी भी कांच को उसके पीछे मतलब कहे तो परिवर्तक सा था, उसको एक कलर कर देते हैं, कलर किससे करते हैं, चांदी या जिंक से कलर करते हैं, चांदी या जिंक से, चांदी या जिंक यानी जस्ते से कलर कर देते हैं। उसके बाद वो कांच नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये भी है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा अनंत होती है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और जहां सीधा की बात करेगा यानी कि हम सीधा देख रहे हैं, यानी कि कल्पना हम देख रहे हैं, यहाँ के जहां सीधा वहां कल्पना।
समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु हमेशा सीधा बनता है, सीधा। और यहाँ फिर हम काल्पनिक लिख सकते हैं, काल्पनिक, सीधा या काल्पनिक, सीधा या काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर, जो प्रतिबिंब का आकार रहेगा, जैसे हम खड़ा होते हैं घर पर मिरर के सामने, तो देखते हैं जितना बड़ा हम रहते हैं उतना ही बड़ा दिखाई देते हैं। तो क्या कहता है, प्रतिबिंब का आकार जो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो प्रतिबिंब बन जाएगा आपका, और वस्तु का आकार जो हम खुद खड़े रहते हैं दोनों आपस में बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनता है, जितना प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पर हम खड़े होते हैं, जितना दूरी पर दर्पण के आगे खड़े होते हैं। प्रतिबिंब पास परिवर्तित होता है, पास परिवर्तित का मतलब समझ गए, दायां का बायां और बायां का दायां। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण का पीछे बनता है, ठीक है। अब आइए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो एक लाइन में इसका परिभाषा देते हैं, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कर्व वक्र हो उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। जैसे कि मान चलिए हम एक गोला लेते हैं, क्या लिए हम, गोला, वैसा सतह जिसका प्रवर्तक सतह वक्र हो। ये देखिए आप गोले तरफ से वक्र है, अगर हम इसको इधर से पेंट करते हैं, अगर हम इसको एक तरफ से पेंट कर दे रहे हैं, एक तरफ से पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक दर्पण हो जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। अगर हम इधर से भी इसको पेंट कर दे रहे हैं तो ये भी दर्पण हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसी दर्पण का प्रवर्तक सतह वक्र हो। देख रहे हैं वक्र है, ये क्या है आपका, वक्र दिखाई दे रहा है, ये भी आपका वक्र दिखाई दे रहा है, ये आपका कैसा दिखाई दे रहा है, वक्र दिखाई दे रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कह रहे हैं। यहाँ परिभाषा पढ़ लीजिए एक बार क्या कहता है, कांच के किसी भी बड़े खोखले गोले का, कांच के किसी भी बड़े खोखले गोले का एक भाग को लेकर इसके किसी भी एक पृष्ठ पर चमकदार पॉलिश कर देते हैं तो उस युक्ति को गोलीय दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब है हम एक गोला ले लेते हैं, ठीक है, और गोला का एक सतह पर हम क्या करते हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं, तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, एक होती है अवतल, एक होती है अवतल दर्पण, और एक होती है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके गोलीय पृष्ठ के अंदर का भाग पॉलिश किया हो, इसका उभरा हुआ भाग प्रवर्तक पृष्ठ का कार्य करे, उससे उत्तल दर्पण कहेंगे। ऐसा आप नहीं समझ पाइएगा तो एक फिगर से समझ लेते हैं। मान के चलिए एक हम गोलीय दर्पण लेते हैं, ठीक है, एक गोलीय दर्पण, इसका हम एक भाग कलर कर दे रहे हैं, एक भाग कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं एम एन, एक दर्पण है, एम एन क्या है, एक दर्पण है, एम एन एक क्या है, दर्पण है। कहता ऐसा दर्पण जिसका गोलीय पृष्ठ का अंदर का भाग पॉलिश कर दें, ये अंदर का भाग हम क्या किए, पॉलिश कर दिए, ये अंदर का भाग हम क्या किए, पॉलिश कर दिए, और इसका उभरा हुआ भाग प्रवर्तक पृष्ठ का कार्य करें। यहाँ पे ये प्रवर्तक पृष्ठ हो गया, यहाँ प्रकाश दीजिएगा तो वापस लौट जाएगा, और इसको क्या कहेंगे, प्रवर्तक सतह कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रवर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। यानी कि सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो, जिसका प्रवर्तक सतह क्या हुआ, उठा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं और कौन सा नाम से जाना जाते हैं, तो इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इससे एक और नाम से जाना जाता है, लिख लीजिए, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। अब कहिएगा ये अपसारी क्या होता है, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश का फैलाव करना। अगर आप उत्तल दर्पण पर प्रकाश डालिएगा ना तो वो प्रकाश को क्या करेगा, फैलाव देगा,
क्या करेगा, फैला देगा। अब सारी का मतलब होता है फैलाना, यानी कि जब उत्तल दर्पण पर आप प्रकाश डालिएगा तो आपका क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हम टॉर्च लेते हैं, ये क्या आपका टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश आ रही है, अगर उत्तल दर्पण पर प्रकाश पड़ रही है, अगर उत्तल दर्पण पर प्रकाश पड़ रही है तो ये क्या होगा, प्रकाश फैल जाएगा। ये क्या होगा, प्रकाश फैल जाएगा। इसी को कहते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके उबले हुए भाग को पॉलिश कर दे तथा अंदर का परावर्तक सतह पृष्ठ का कार्य करे, उससे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण का आइए फिगर से समझते हैं। मान के चलिए हम एक गोलीय दर्पण लेते हैं, इसका उभरा हुआ भाग को हम पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, उभरा हुआ भाग को पॉलिश कर देते हैं, और ये जो भाग धंसा हुआ है ये क्या है, इसका परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। सिंपल वे में हम कहा जाए तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। परावर्तक सतह क्या है, धंसा है, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय अवतल दर्पण कहेंगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण कहेंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे कौन नाम से जाना जाता है, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं एक और आता है परवलयीय दर्पण। परवलयीय दर्पण मेले रूप से उत्तल दर्पण को ही बोला जाता है। परवलयीय दर्पण मेले रूप से उत्तल दर्पण को ही बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है, देखिए सबसे पहले इसका यूज समझ लीजिएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। परवलयीय दर्पण का यूज हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। क्या चीज में करते हैं, देखिए सोलर कुकर है, इसमें हम परवलयीय दर्पण का यूज करते हैं। यानी कि कहीं कहीं ऑप्शन आपका देगा तो आप वहां पे अवतल दर्पण भी मारिएगा। क्या चीज, अवतल दर्पण भी, अवतल दर्पण मेले रूप से सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज होता है, लेकिन अगर अवतल दर्पण ऑप्शन में नहीं रहे तो परवलयीय दर्पण भी कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि परवलयीय दर्पण को ही अवतल दर्पण कहते हैं, और इसको इसलिए अवतल दर्पण कहते हैं क्योंकि जितना ही प्रकाश है, प्रकाश को एक जगह लाकर मिला देता है। क्या करता है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। इसलिए जहाँ पे प्रकाश जब एक जगह केंद्रित होगा तो वहाँ पे ऊर्जा ही ज़्यादा हो जाएगा। इसी के चलते सोलर कुकर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिससे जल्दी खाना बन जाए। तो परवलयीय दर्पण कुछ है नहीं वैसा, बस अवतल दर्पण का ही रूप है, जिसका निर्माण विशेष रूप से विशिष्ट स्थान पर ऊर्जा को केंद्रित करने के साथ साथ कैप्चर करने के लिए किया जाता है। कैप्चर मतलब एक जगह लाकर पहुंचाना। ठीक है, परवलयीय दर्पण कोई खास वैसा है नहीं। अब आइए गोलाकार दर्पण से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, गोलाकार दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका गोलाकार दर्पण है, ये आपका गोलाकार दर्पण है, आपको दिख रहा है, ये आपका गोलाकार दर्पण दिख रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ का क्या दिख रहा है, गोलाकार दर्पण दिख रहा है, और ये भी गोलाकार दर्पण दिख रहा है, ये भी क्या दिख रहा है, आपका गोलाकार दर्पण दिख रहा है। ठीक है, आपका ये भी गोलाकार दर्पण दिख रहा है, ये भी गोलाकार दर्पण आपको दिख रहा है। ये देखिए, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर दर्पण का बीच वाला भाग को देखा जाए तो उसको हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल, यानी कि ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का मिडिल पॉइंट, जो बीच वाला पॉइंट है, उसे हम पोल कहते हैं। ठीक है, दर्पण को, पूरा गोलीय दर्पण को अगर बीच वाला भाग देखा जाए, पूरा गोलीय दर्पण का बीच वाला भाग देखा जाए तो उसे हम केंद्र कहते हैं। जैसे पृथ्वी का बीच वाला भाग को केंद्र कहते हैं, इसी तरह किसी गेंद का बीच वाला भाग को हम केंद्र कहेंगे, इसलिए गोलीय दर्पण का बीच वाला भाग को केंद्र कहेंगे। तो इसको सिर्फ केंद्र नहीं, इसको सिर्फ वक्ता केंद्र कहेंगे। ठीक है, और वक्ता केंद्र और पोल के बीच में एक बिंदु रहेगा जिसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। वक्ता केंद्र और पोल के बीच में एक बिंदु है जिसे हम फोकस कहेंगे। ठीक
ठीक है, इसमें भी यही होगा। इसमें एक पॉल हो जाएगा, ये आपका बीच वाला भाग केंद्र हो जाएगा जिसको वक्ता केंद्र कहेंगे। ये आपका बीच में एक फोकस हो जाएगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है। वक्ता केंद्र और पॉल के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहेंगे। यहाँ पे आपका सी वक्ता केंद्र है और पी आपका पॉल है। पी होगा आपका ध्रुव, इसको बोल सकते हैं, ध्रुव यहाँ लिखा हुआ है। इसके बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? वक्ता त्रिज्या कहेंगे। यहाँ भी यही है, पॉल और वक्ता केंद्र के बीच वाले भाग को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। और सभी रेखा मतलब सभी बिंदु, जैसे आपका वक्ता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, पॉल हो गया, मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। सभी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ भी देखिए, पॉल हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, आपका वक्ता केंद्र हो गया, सभी को मिलाने वाले बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। आइए परिभाषा की ओर देख लेते हैं थोड़ा सा। वक्ता केंद्र, गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले से काटा जाता हुआ है, गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले को काटा हुआ भाग माना जाता है, जैसे काटा हुआ भाग है, उसे खोखले गोले को, केंद्र को, खोखले गोले का केंद्र हो गया, एक केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। क्या कैसे से डिनोट करते हैं? इसे हम सी से डिनोट करते हैं। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। वक्ता केंद्र को कैसे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ध्रुव, यह प्रवर्तक सतह का ज्यामितीय केंद्र है। यहाँ पे देखिए बीच में केंद्र आपका हो जाएगा, मतलब दर्पण का। इसे हम पी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं, मुख्य अक्ष। ध्रुव, ध्रुव मतलब पी यानी पॉल, और वक्ता केंद्र यानी सी को जोड़ने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। या दर्पण के ध्रुव पर होना आम बात है, तो देखना दर्पण के ध्रुव पर ही होता है जब भी होता है मुख्य अक्ष, तो ठीक है। अब देखिए, दर्पण का वह भाग जहां से वास्तव में प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारा कहते हैं, ठीक है। पूछेगा दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं? तो दर्पण का वह भाग जो वास्तव में प्रकाश का परिवर्तन करता है। वास्तव में क्या करता है? प्रकाश का परिवर्तन करता है। ऐसा फिगर में समझ जाइएगा एक बार। मान के चलिए ये क्या है? एक दर्पण है, कोई भी दर्पण है, उत्तल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण ले लेते हैं क्योंकि इसका प्रवर्तक सतह क्या हुआ है? उठा हुआ है। और यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ तक बीच का दूरी देखिए, इसको हम नाम दे दें एम। और एम का जो बीच का दूरी है, एम का बीच का दूरी है, इसको क्या कहेंगे? हम दोबारा कहेंगे, ठीक है, दोबारा कहेंगे, ठीक है ना। वास्तव में ये दर्पण का आकार पर दर्शाता है। देखिए आकार दर्शा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आकार दिखा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिखा रहा है? आकार दिखा रहा है। वक्ता त्रिज्या क्या है? वक्ता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण, यहाँ वक्ता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र और पॉल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या चीज नाम जानते हैं? अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष एक ऐसा बिंदु है जहां पर दर्पण का मुख्य अक्ष समानांतर आने वाली किरणों परिवर्तन के बाद मिलती है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? फिर से पढ़िए। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु, मान के चलिए एक अवतल दर्पण बनाता हूं, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। इसको नाम पी हम दे देते हैं, इसको नाम इसका नाम पी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। यहाँ पे वक्ता केंद्र हो जाएगा। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया? आपका मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, जहां पे दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे हो जाएगा, जहां पे मुख्य अक्ष के समानांतर
समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद, यानी कि सब परावर्तन के बाद यहाँ फोकस से गुजर रही है, सब परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है, ठीक है, मिलती है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम बड़ा एफ से सूचित करते हैं, इसे हम क्या जैसे बड़ा एफ से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ फिगर बनाया हुआ है, सभी मुख्य अक्ष हो जाएगा आपका, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, और ये परावर्तन के बाद कहाँ से मिल रही है, फोकस से, तो उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, ठीक है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में यही स्थिति है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस समानांतर से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये आपका क्या हुआ, मुख्य फोकस हो गया, यहाँ से आ रही है प्रकाश किरण, परावर्तन के बाद वापस से लौट रही है, लेकिन धीरे धीरे देखिए ये प्रकाश को बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर आकर मिल रही है, ये भी प्रकाश किरण समानांतर है मुख्य अक्ष के, ये भी लौट रही है, लेकिन पीछे की ओर मिलाते हैं तो एक बिंदु पर आकर मिलती है। जहाँ ये सब प्रकाश की किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही फोकस कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या चीज डिनोट करते हैं, बड़ा एफ से डिनोट करते हैं। आइए, दर्पण और ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या चीज कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इससे छोटा एफ से सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव के मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। देखिए ये दर्पण का आपका क्या हुआ, यहाँ पे पोल हो गया, ध्रुव हो गया, और ये क्या है, फोकस दूरी, और बीच का दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं, इसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को छोटा एफ से और फोकस को बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखिएगा, तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरी एक क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब कहिए कि कैसे होती है, तो आइए हम ऊपर देखते हैं। हम लोग मैथ में चतुर्थांश पढ़े हैं, ठीक है, चतुर्थांश पढ़े हैं। ये होता है आपका मिड पॉइंट, ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है वाई डैश, इधर ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। अब मान के चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, यहाँ पर भी ध्रुव है, जो दर्पण के पीछे यानी कि इधर बन रही है, यहाँ पे ध्रुव के पीछे बन रही है, वो क्या होगा, हमेशा फोकस धनात्मक, जो यहाँ पे बनेगी वो हमेशा धनात्मक, और जो दर्पण के पहले ही या सामने बन रही है वो क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक। तो देखिए यहाँ पे हम उत्तल दर्पण लिए हैं, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बन रही है, यानी कि पोल, यहाँ पे आप देखिए पोल है, पोल के कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है, तो पोल के पीछे बन रही है तो आपको क्या हो जाएगा, धनात्मक। लेकिन अवतल दर्पण में देखिए ये आपका पोल हो गया, पोल के सामने बन रही है तो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा चतुर्थांश देखिएगा, ये हमेशा चतुर्थांश से ही देखना है कि दर्पण किधर रखा हुआ है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, फोकस किधर है, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में इसके आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।